नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश प्रजापति और हमारा यूट्यूब चैनल है हिंदी साहित्य धारा, उसमें आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, हमने जो भाषा पढ़ा था, हमने जो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है और जो राजभाषा है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिपि। लिपि किसे कहते हैं, अर्थात लिपि की आवश्यकता क्यों हुई और लिपि कहते किसे हैं। जब कोई भी भाषा है, मौखिक भाषा है, जब उसको लिपिबद्ध किया जाता है या उसको स्थायी किया जाता है या युगों युगों तक उस भाषा को या उस भाषा के वर्णों को संजो कर रखा जाता है, तो वो लिपि की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार जैसे कई भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहले तो लिपि कैसे कहते किसे है, परिभाषा। लिपि वह है जो भाषा के जो ध्वनि चिन्ह है उसको लेखन या अंकित करने की उस विधि को लिपि कहा जाता है। और अगर हम व्यवस्थित रूप से परिभाषा अगर दें या परीक्षा की दृष्टि से हम परिभाषा लिखें, तो भाषा को लिखने की या जिन चिन्हों के द्वारा अंकित किया जाता है या जिन लिपि चिन्हों के द्वारा अंकित किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है या फिर गुजराती की लिपि है, पंजाबी की लिपि है, मराठी की लिपि है, उर्दू की लिपि है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तथा लिपि में जो हमारे जो हिंदी की जो लिपि क्या है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या कितनी है, अभी वर्तमान में कुल वर्ण कितने माने जाते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे। जैसे पहले लिपि। लिपि लिपि किसे कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा अंकित किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। विभिन्न भाषाओं की लिपियां हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी तथा नेपाली, इन भाषाओं की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, रोमन लिपि, फिर आता है उर्दू, फारसी लिपि, पंजाबी, मुखी लिपि तथा कुछ विद्वान जो नेपाली लिपि है, नेपाली भाषा, उसकी लिपि अलग मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं नोट लगा के। कुछ विद्वान नेपाली भाषा की लिपि अरा लिपि मानते हैं। तो ये भी माना जाता है। तथा हिंदी जो भाषा है
हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, मराठी, इन सब की जो एक ही लिपि मानी जाती है देवनागरी। देवनागरी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ? कुछ विद्वान मानते हैं कि देवनागरी जो लिपि है उसका उद्भव गुजरात के जो सौराष्ट्र है, गुजरात के देवनगर से हुआ। और देवनगर का अर्थ था जहाँ ब्राह्मण, देव का अर्थ था ब्राह्मण, नगर का अर्थ था ग्रामीण या क्षेत्र या शहर। जिस जगह या जिस क्षेत्र में ब्राह्मण रहते थे उस ब्राह्मणों को देव कहा जाता था। और उस नगर के जो लोग जिस लिपि का प्रयोग करते थे उसे देवनागरी लिपि कहा जाता। और नागरी का अर्थ था चतुर, अर्थात ब्राह्मण हमेशा से चतुर माने जाते हैं और उनके द्वारा जिस लिपि का प्रयोग किया जाता था उसको देवनागरी लिपि कहा जाता था। और इसी का जो इस लिपि का उद्भव गुजरात से माना जाता है या सौराष्ट्र से माना जाता है। और देवनागरी लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, तो देवनागरी लिपि में मूल वर्णों की संख्या 44 मानी गई है तथा वर्तमान में 52 भी मानते हैं, पर हमें 44 ही मानी है। और वो 44 कौन कौन से हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। चलो एक बार इनको उतार लो। और कुछ जो छात्र ऑनलाइन है वो इनका जो स्क्रीनशॉट ले लें। हटा दूं? देवनागरी लिपि का मानक रूप, अर्थात जो पहले देवनागरी लिपि में जो वर्ण चलते थे वो कई विभिन्न प्रकार के वर्ण थे। तो ऐसा अर्थात पूरे भारत में या पूरे सब जगह जहाँ जहाँ देवनागरी लिपि का प्रयोग किया, जहाँ जहाँ हिंदी का प्रयोग किया, तो उस जो वर्णों में समानता लाने के लिए जो हिंदी सामसुंदर जो कमेटी है दिल्ली में, उसने जो निर्णय लिया कि सभी भारत में इस भाषा को मानक भाषा बनाई जाए। और मानक भाषा बनाने के लिए सभी जगह समान वर्ण होने चाहिए और समान वर्ण होंगे तो उसकी मानकता बनी रहेगी। तो पहले कुछ वर्ण चलते थे वो इस प्रकार चलता था, जैसे ये ऐसा अनार है और पहले ये चलता था। फिर जैसे ये झ है तो झ पहले इस प्रकार चलता था। अब जैसे कुछ और वर्ण है, ये वर्ण है तो पहले ये इस प्रकार चलता था। तो इसके कारण जो कई जगह समस्या थी, तो इन सब के मानकता, इन वर्णों को मानकता प्रदान करके इनको एक समान माना है या उनको एक रूप दिया गया और वर्तमान में यही वर्ण चलते हैं, अर्थात इसी वर्णों को मानक माना गया है। तो हम पढ़ रहे थे देवनागरी लिपि में जो मानक रूप है, तो वर्तमान में जो देवनागरी लिपि कुल वर्णों की या मूल वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। और वो 44 कौन कौन से हम उसका अध्ययन करेंगे। देवनागरी लिपि में मूल वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। वो 44 वर्ण कौन कौन से हैं? पहले हैं आते हैं स्वर, दूसरा आते हैं व्यंजन। एक नंबर पर हम स्वर दे सकते हैं, दूसरे नंबर पर व्यंजन। तो यह है। अब जैसे व्यंजनों की संख्या मानी गई है 11 और स्वरों की संख्या मानी गई है 33। इन दोनों को मिलाकर हम बराबर करते हैं 44। पर जो और भी कई स्वर आते हैं और भी कई व्यंजन आते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन है या जैसे स्वर है अलग और प्रकार के, तो हम उनका जैसे अयोगा है उनको भी हम उनको शामिल करते हैं। और शामिल करने के बाद में जो वर्तमान में है उन वर्तमान में वर्णों की संख्या
52 मानी जाती है। अब वो 52 कौन कौन से, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। चलो उतार लो, उतार लिया, ठीक। पहले हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर होते क्या हैं। स्वर वह जो किसी भी व्यंजन अर्थात किसी का भी सहारा नहीं लिया जाता, अर्थात स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है उसको स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं या जिन ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे स्वर कहा जाता है। अर्थात उनके जो उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए उनको हम स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 मानी गई है। और आप देखना छोटे बच्चों की किताबों उनकी संख्या 13 मानी गई, पर 13 नहीं, हमें कितनी मानी, 11 ही माननी है। जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहा जाता है। अब जैसे स्वर की बात करें तो स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। स्वर 11 होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, आई, ओ, औ। अब आप स्वयं गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 स्वर है। कुल स्वर कितने हैं, ये 11 है। अपन यहाँ लिख सकते हैं 11। और जैसे मान लो अब 11 है तो फिर 2 अंग और है क्या है, इनको हम कहाँ रख सकते हैं। तो हम पहले कुल है उन स्वरों की बात करते हैं। हमने जो 44 बात की थी, तो 44 कौन कौन से हैं, ये हो गए। उसके बाद में होते हैं व्यंजन। व्यंजन जैसे क वर्ग कैसे ग तक, दूसरा च वर्ग आता है, च वर्ग में योग तक। तो व्यंजन होता है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है क्योंकि इसको शुद्ध व्यंजन माना जाता है। और अगर व्यंजन की हम बात करें तो हम व्यंजन की पहले परिभाषा लिखते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है, अगर आप व्यंजन की परिभाषा लिखते हैं तो व्यंजन वह है जिनका उच्चारण अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, अर्थात जिनके उच्चारण में किन्हीं अन्य ध्वनियों की या अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, तो उसको हम व्यंजन कहा जाता है। अर्थात व्यंजन स्वतंत्र, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, अर्थात इनका उच्चारण करने में किन्हीं अन्य ध्वनियों की अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, तो उन्हें हम व्यंजन कहा जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य
वर्णों या ध्वनियों की सहायता ली जाती है। अर्थात इनका उच्चारण है जो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमेशा लंगड़े हैं या अर्थात हम जिसको कह सकते हैं कि इनको बैसाखी की ज़रूरत थी। जैसे एक जो विकलांग व्यक्ति होता है या दिव्यांग व्यक्ति होता है उसको बैसाखी की सहायता होती है, किसी की सारे की सहायता होती है, उसी प्रकार इनको भी किसी न किसी स्वर की सहायता होती है। जैसे हम बात करें तो यह है क। अब क है यह केवल स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य जो ध्वनि है या अन्य वर्ण मिले हुए हैं। जैसे हम इसका अगर विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं, तो जैसे ये शब्द क और क में यह मिलावा है तो ये बना पूरा पूरा क। अब अगर आप लिख सकते हो तो ये क, तो इसमें ए व्यंजन स्वर है, तो ए स्वर मिलने के बाद में ये पूर्ण हुआ, वरना ये अधूरा है। अर्थात इसी प्रकार ऐसे जो अधूरे हैं या जिनके नीचे हलचिन लगाया जाता है उनको हम व्यंजन कह सकते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अब वो कौन कौन से हैं? चलो एक बार आप इनको उतार लो या लिख लो, या कई विद्यार्थी जैसे स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो उतार लिया। हम जो बात कर रहे थे व्यंजन, अब व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन हम लिखेंगे क वर्ग। हम जैसे पूरे लिख सकते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ। अब जैसे आप यहाँ लगाते हो ये तल बिंदु, जो इन व्यंजनों में कभी भी तल बिंदु नहीं है, क्योंकि ये जो तल बिंदु आता है तो फिर ये अलग हो जाता है ना, तो इनको हम फिर उच्चारण भी अलग हो जाता है, तो इसलिए ये यहाँ तल बिंदु वाले नहीं आएंगे। ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, ब, श, श, स, ह। अब देखें आप कह रहे हैं जो 33 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, अर्थात ये कुल कितने हुए? 33। तो हम ये कह सकते हैं कि 11 और 33 कुल 44 हो गए। तो हम 44 जो मूल वर्णों की बात कर रहे थे वो 44 है। जैसे इनके जिसके भी नीचे हलंत नहीं है, हलंत लगा लेवे, और ये कोमा लगा लेवे। इनको सबको अलग अलग करने के लिए कोमा की आवश्यकता है, तो कोमा लगा लेवे। तो ये हुए कुल जो वर्ण हम व्यंजन और स्वर मानते हैं, तो वो 33 व्यंजन और 11 स्वर, तो कुल 44 हो गए। अब हम क्या बात करते हैं कि इनके अलावा जैसे अक्ष है, तर्र है, ज्ञ है, इनको और क्या माना जाता है? और उसके अलावा जैसे अंग है, अह है, हम उसको और किस श्रेणी में रखते हैं, तो उनका भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे ये हो गए 44, तो हमने एक बात की थी कि वर्तमान में जो 52 वर्ण माने जाते हैं, अब वो 52 कौन कौन से हैं? तो हमने 44 तो हो गई, अब 52 टोटल 52 गिनेंगे। चलो उतार लो, उतार लिया। चलो
अब जैसे बात करते हैं हम आहा। अब ये क्या है, हिंदी में इनको क्या माना जाता है? इनको हिंदी में माना जाता है अयोगवा है। अयोगवा है। अयोगवा का अर्थ क्या होता है? तो अयोगवा का अर्थ होता है, जैसे हम लिखें अयोगवा है, वह वर्ण जिनका योग ने तो स्वरों के साथ होता है और न ही व्यंजनों के साथ होता है। इसलिए इन्हें अयोगवा है कहा जाता है। अर्थात इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2। इसको अगर हिंदी में अगर शुद्ध रूप से लिखे तो इनको लिखता है ये। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग आएगा, क्योंकि जैसे हम पंचम वर्ण में भी लेते हैं तो कई जगह कुछ और आएगा। तो हम जैसे अब अयोगवा योग क्यों नहीं है? जैसे अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर ये होता है, जैसे ये स्वर है और ये है नहीं, क्योंकि ये अलग है, ऐसा आता है, तो इसलिए ये स्वर है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये स्वर नहीं है, अयोगवा है। अब जैसे न तो स्वर के साथ में योग है, जैसे स्वर है अ मिलके आ बन रहा है, ए मिलके बराबर आ बन रहा है, जबकि ऐसा इसमें कुछ है नहीं। अब व्यंजनों के साथ में भी योग नहीं है। कैसे? जैसे व्यंजन है, व्यंजन होता है ये, अब ये व्यंजन है। अब इसमें देखो कौन कौन सा शब्द मिला, इसमें मिला हुआ ये क दन अ। अब हम बात करें तो इसमें व्यंजन पहले आता है और स्वर बाद में आता है, जबकि इसमें देखो अंग, तो इसको हम करते हैं पहले स्वर आ रहा है और फिर आ रहा है व्यंजन। जैसे ये मान लो, या जैसे मान लो हम पंचम वर्ण की बात करें तो ये मान लो, तो हम कुछ भी मान लें, ये आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि न तो इनका असर, अगर ये हम इसको अगर व्यंजन में रखते हैं तो ऐसा आना चाहिए, क्योंकि पहले व्यंजन आना चाहिए और फिर स्वर आना चाहिए। और अगर हम उसको व्यंजन में रखें या स्वर में रखें तो स्वर ऐसा आना चाहिए, ये स्वर। तो इसलिए इन दोनों को स्वर नहीं मानते, हम अयोगवा मानते हैं। अयोगवा का अर्थ होता है जिनको न तो योग स्वरों में होता है और न ही व्यंजनों में होता है। अर्थात इन जो ध्वनियों का अधिकतर जो प्रयोग है वो संस्कृत में किया जाता है। चलो हम आगे देखते हैं। अयोगवा हो गए, हमने 44 से आगे बढ़े, 44 से आगे 2 और हो गए तो 44 46 हो गए। अब उसके अलावा हम और देखते हैं। चलो ये लिख लो, लिख लिया। चलो अयोगवा हो गए, उसके बाद में देखते हैं। अब जैसे हमने 2 पढ़ लिया, अयोगवा पढ़ लिया है, तो अयोगवा के बाद में ये, अब हम इनकी बात करें, ये 2। अब ये क्या है? क्योंकि हिंदी ने अपने जीवन में बाकी सब ग्रहण किए, अर्थात हिंदी को इसलिए सर्वग्राही भाषा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैसे अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है या अन्य भाषाओं से ध्वनियाँ या शब्द ग्रहण किए, वर्ण ग्रहण किए, मगर हिंदी ने अपने जीवन में केवल 2 ही वर्ण निर्माण किए या 2 ही वर्ण उत्पन्न किए या 2 ही वर्ण बनाए, और वो है ड़ और ढ। इसको अगर जैसे हम इसको कहते हैं ड और इसको कहते हैं ढ, तो ये ड से डमरू और ये ड से ढक्कन कह सकते हैं, क्योंकि इनमें अगर डमरू कहेंगे तो ये आएगा, न कि ये आएगा। अगर ये आता तो गलत है, क्योंकि डमरू में हमेशा क्या आएगा, ये।
और हम साधारण रूप से कहें कि हिंदी में कोई भी हिंदी में जो वर्ण है वो इससे शुरू नहीं होता। अगर इससे शुरू होता है तो वो बिल्कुल गलत है। जैसे हम कह सकते हैं ढाक, अगर आप ये ढाक कहते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कहा कि इनसे कोई भी हिंदी में वर्ण शुरू नहीं होता है। तो अगर ये है, ये आएगा। या जैसे डमरू है, डमरू में अगर ये बिंदी लगा दोगे तो ये डमरू शब्द गलत हो जाएगा, इसलिए डमरू यही सही है। तो हम जैसे इनको कह सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं द्विगुणी। कौन से वर्ण कह सकते हैं? द्विगुणी, अर्थात इनमें दो गुण है। उसमें हिंदी के भी गुण हैं, अर्थात जो व्यंजनों, उनको व्यंजनों के भी गुण है और उनके स्वयं के अपने भी गुण है। इनको द्विगुणी वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे दो गुण होने के कारण इनको द्विगुणी वर्ण कहा जाता है। अब आता हो गया ये कुल दो वर्ण है। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो उसके बाद में आता है जैसे मान लो 44 से 46, 46 दो 48 हो गए, 48 से अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? अर्थात वह व्यंजन जो दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर या एक से अधिक व्यंजन के मिलने से बनता है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वह वर्ण जिनका निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से हुआ है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसकी बात करें स, इसको त्र कहते हैं, त्र ग स्ट। अब ये चार हो गए, तो 48 से 4 52 हो गए। तो हम इन टोटल बात कर रहे हैं वर्तमान में जो मूल वर्णों की या कुल वर्णों की संख्या मानी जाती है वो 52, पर हमें 44 माननी है। अब जैसे ये किससे बना है? ये बना क और स धन अ, इन तीनों से मिलकर बना है। अब जैसे ये त्र, ये त र अ, अब जैसे ये इनसे बना है, तो इनको हम व्यंजन नहीं कहेंगे, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है इसमें दो से अधिक भी हो सकते हैं, पर दो व्यंजन और एक स्वर मिला हुआ। दो व्यंजन और एक स्वर मिलने के कारण इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे इनको अगर हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं श। अब जैसे अगर इनको पूरा शुद्ध रूप में बोलना होता है तो उससे पहले हमें कोई न कोई व्यंजन या स्वर लगाना पड़ता है। जैसे अब बोलेंगे इसको कक्षा, कक, ये उच्चारण देख लो, क कक्षा। तो इनके पहले हम अगर कोई भी व्यंजन या स्वर लगाएंगे तो इनको हम शुद्ध उच्चारण करेंगे। और अगर हम जैसे मान लो दूसरा ये क्षय, जो टीवी रोग को कहते हैं, तो क्षय। अब इसको बोलेंगे, ये ऐसा ही बना है ना, कश्य। हम कश्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगर जो ये इनसे पहले अगर हम कोई भी स्वर या व्यंजन का अगर हम लगाएंगे तो इसका जो रूप है वो मूल रूप अर्थात शुद्ध रूप बोला जाता है। जैसे हम
इसके आगे ए लगा देते हैं तो अक्षय। तो अब होगा इसका उच्चारण अक्षय, ये अक्षय। अब आपको समझ में आ गया ना। तो इनके पहले कोई भी अगर जो शुद्ध रूप से या पूर्ण जो स्वर या व्यंजन लगाया जाता है तो इनका उच्चारण शुद्ध रूप या पूर्ण रूप से किया जाता है या उसका वास्तविक उच्चारण किया जाता है और वर्ण उसको बोला जाता है क्षण। और अगर इनसे पहले कोई भी स्वर या व्यंजन लगाया जाता है तो उसको कश्य बोलते हैं या इनका शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि जो देवनागरी लिपि में जो वर्णों की संख्या, तो मूल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 44 और हमें 44 ही मानी है। और जो वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या मानी गई है वो 52 मानी गई है। तथा अर्थात देवनागरी लिपि में हम बात कर रहे थे कि कुछ और भी जो भाषा है, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो सर्वग्राही भाषा है। सर्वग्राही का अर्थ होता है कि सभी भाषाओं को ग्रहण करती है। जैसे उसके अंदर अंग्रेजी के वर्णों को भी ग्रहण किया है, फारसी के भी ग्रहण किए हैं, या अन्य कोई भाषा है जैसे संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत तो इसकी जननी है। तो फिर भी हम मान सकते हैं कि जैसे अंग्रेजी है, फारसी है, इन भाषाओं से भी इन्होंने ग्रहण किए, इसलिए इनको सर्वग्राही भाषा कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि में कुछ और भी वर्ण सम्मिलित हुए, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे अंग्रेजी से ग्रहित स्वर, अंग्रेजी से ग्रहित स्वर ये और हम इसको इस रूप में जोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं कॉलेज, डॉक्टर, कॉपी आदि शब्द। तो ये सारे के सारे अंग्रेजी से ग्रहित शब्द है या स्वर है। तो अंग्रेजी के कारण ग्रहण करें, इनको हम अंग्रेजी से उत्पन्न शब्द मानते हैं। फिर आता है अरबी फारसी से, अरबी फारसी। जिन शब्दों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है उनको हम अरबी फारसी से ग्रहित शब्द मानते हैं। से ग्रहित स्वर, जैसे कई मानते हैं क, ग, ज, फ। जैसे अखबार, कागज, ऐसे कई शब्द हैं जो आदिमान शब्द है ना। तो इनको हम अरबी फारसी से ग्रहित स्वर मानते हैं। तो ऐसे करके हिंदी में जो देवनागरी लिपि में अन्य कई भाषाओं से जो ग्रहित स्वर है, या हमने कई दूसरी भाषाओं से भी जो शब्द ग्रहण किए हैं, तो इस प्रकार हमारी जो देवनागरी लिपि है या हमारी हिंदी भाषा है वो सर्वग्राही भाषा है। अर्थात जैसे बहुत सी विदेशी भाषाएं उनको उन्होंने ग्रहण किया और अपने में सम्मिलित किया है। अर्थात जो हिंदी भाषा है उसमें भाईचारा बहुत ज़्यादा है। अर्थात तो जो भी आता है उसको अपना मित्र या भाई या अपना कोई कुछ न कुछ बना लेती है और अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो हम पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि के जो हमने पढ़ लिया मानक रूप। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती है, यह भी परीक्षा में बार बार पूछते हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषता। पहली विशेषता है यह है एक पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। ये पूर्णतः एक वैज्ञानिक लिपि है। दूसरा हम कह सकते हैं इसमें वर्ण
पूर्ण रूप से गोलाई लिए हुए होते हैं। तीसरी हम बात कर रहे हैं, इस लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम बात करें तो हिंदी में लिखते हैं क, जैसे कप है तो ये कप ऐसे लिखेंगे, सही लिख देता हूँ कप। जबकि अंग्रेजी में ऐसे कई वर्ण है, जैसे मान लो ये कप लिख दिया, या जैसे चाकू लिख दिया है, या जैसे गुलाब लिख दिया है, तो ये सब लिखा। जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में जैसे या आप बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब आप देख लो, इनका उच्चारण अलग है और इनको लिखने की जो शैली अलग है। अब इसको CUT कुट या कट, अब आप क्या कहोगे, PUT पुट कहोगे या पट कहोगे, BUT बुट कहोगे या बट कहोगे। तो इसको बट कहते हैं, BUT बट, PUT पुट। अब देखो यहाँ अलग, और यहाँ पुट। अब जबकि हिंदी में अगर हम बात करें तो ये पुट तो ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अब जैसे गुलाब की बात करें तो हम गुलाब लिखते हैं हिंदी में GULAB, जबकि अंग्रेजी में लिखेंगे हम ROSC, रोज। तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा हिंदी में लिख रहे हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसमें हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। फिर हम चौथा पॉइंट माने, तो चौथा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि इस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इस लिपि में हम शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। शिरोरेखा का अर्थ होता है ये रेखा, अर्थात इस रेखा के बिना जो शब्द का महत्व समाप्त हो जाता है। जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा कोई भी विधान नहीं है कि शिरोरेखा का प्रयोग किया जाए, मगर हमारी जो हिंदी देवनागरी लिपि है उसमें उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें शिरोरेखा, अर्थात शिरोरेखा वह रेखा है जो शब्द को सम्मान देती है, शब्द को ऊपर उठाती है, शब्द को प्रसिद्ध बनाती है और शब्द को सुंदर बनाती है। अगर इन सब की हम बात करें, अगर शिरोरेखा हटा दी जाए तो ये शब्द है भद्दे लगेंगे, सुंदर नहीं लगेंगे, और उसको सुंदर बनाने भी इस शिरोरेखा का महत्वपूर्ण योगदान है। अब पांचवा पॉइंट की हम बात करें तो पांचवा पॉइंट में इस लिपि के वर्ण या शब्द स्थान कम ज्ञात है। जबकि अंग्रेजी के वर्ण अधिक स्थान घेरते हैं। जैसे हम बात करें हिंदी और अंग्रेजी की बात करें, जैसे हिंदी में लिखे हम कोई भी वर्ड मान लो, तो जैसे राष्ट्रीय, ये देखो इतना से स्थान में हो गया 3 में,
अब इसको लिखेंगे अंग्रेजी में, नेशनल, इसको राष्ट्रीय कहते हैं। अब देखो इसमें कुछ थोड़े से स्थान में जो अपन कहते हैं जो वर्ण है या शब्द है वो व्यवस्थित हो गया, जबकि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा आवश्यकता या अधिक पेज की या अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, पर हिंदी में ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि की ये मूलतः ये विशेषता है। उसके अलावा कुछ और भी विशेषता हैं, पर यही विशेषता महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आज हमारा टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है, और हम कल पढ़ेंगे है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं, जो 12वीं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।